मुझे अल्लाह का नाम लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पेज नंबर है 192। चार्जर नहीं है यार, चार्जर तो नहीं। अब देखो भाई, ये सवाल हमारे पास आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे डेप्रिसिएशन आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 190 समथिंग, 192। उसमें 187 बुकलेट का जी भाई, 186 है भाई। के लिमिटेड का सवाल है। सवाल को रीड करें, 5 मिनट का टाइम है, फिर हम इस सवाल को शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन ही करेंगे भाई अभी। बुकलेट कितने लोगों के पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास बुकलेट नहीं है तुम्हारे पास? बोर्ड दिख रहा है, क्लियर है भाई, देख लो। चले भाई, सवाल रीड कर लिया। सवाल कह रहा है के लिमिटेड हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मैनी ईयर्स एंड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली टू 30 अप्रैल। इट हैड दी फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 मई 2016। और अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो हमें 30 अप्रैल 2017 इसकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमसे रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली जो ऊपर मेरे पास गिवन है वो ओपनिंग है हर सवाल की तरह। प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक ही नॉन करंट एसेट की कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डेटा गिवन है। लिखा हुआ है ऑन 1 फरवरी 2017 द कंपनी बॉट इक्विपमेंट 12785 के लिए से डॉलर्स एंड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग दिस इक्विपमेंट वॉज 1595। इंस्टॉलेशन कॉस्ट का क्या करेंगे? ऐड कर देंगे परचेज कॉस्ट के अंदर, वो डायरेक्टली इंसिडेंटल है, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ऑन 31 दिसंबर 2016 द कंपनी सोल्ड मोटर व्हीकल विच हैड कॉस्ट 14,850 ऑन 1 अगस्त 2015। एक डिस्पोजल का केस दिया जिसके अंदर इन्होंने ये बता दिया कि डेट ऑफ परचेज क्या थी, कॉस्ट क्या थी और डेट ऑफ डिस्पोजल भी गिवन है। इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके और डेप्रिसिएशन मेथड, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं इस पे टोटल डेप्रिसिएशन और इसकी नेटबुक वैल्यू पता लगा सकता हूँ, जिसके बाद इसका गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकाल सकता हूँ। ऐसा ही है। अच्छा भाई, द कंपनीज डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज एज फॉलोज। अच्छा, मोटर व्हीकल हमने दौरान साल खरीदी है, इससे पहले नहीं थी। और प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग से था। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हमें 20% ऑन कॉस्ट यानी कि एसएलएम, और मोटर व्हीकल्स पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी नेट बुक वैल्यू पर लेकर चलना है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मंथ बाय मंथ बेसिस। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। वर्किंग्स मस्ट बी शोन। अब इसमें क्या करेंगे? हमें पता है कि जब प्लांट एंड इक्विपमेंट का मांगा, इसका मतलब एसएलएम प्लस मंथ बाय मंथ। जब एसएलएम प्लस मंथ बाय मंथ हो, मंथ बाय मंथ को मैं एम लिख रहा हूं, ये बी है, 6 नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड प्लस मंथ बाय मंथ में हम करते हैं सर डार्ट, जिसमें हर जगह सिर्फ कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोज्ड, कॉस्ट ऑफ एडिशंस, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग, ऐसा ही है ना? वैसे यहाँ डार्ट लगना चाहिए था, लेकिन इसमें ओपनिंग कुछ है नहीं तो रिमेनिंग कुछ होगा नहीं। जब ओपनिंग नहीं है इसीलिए डिस्पोजल भी नहीं है। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट, सॉरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग है हमारे पास, में डार्ट लग जाए। सबसे पहले मैं लिख देता हूं डिस्पोज्ड, जो बेचा उसकी कॉस्ट। तो वो कितनी है मेरे पास? जो बेचा उसकी कॉस्ट थी 14,850। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम गिवन रेट से, विच इज 20%, ऐसा ही है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे x/12, जिसमें ऊपर आएगा जितने महीने ये एसेट बिजनेस में था। हम हिसाब किताब कर रहे हैं 30 अप्रैल 2017 तक के लिए।
और ये एसेट आपने बेचा है। यार ये मोटर व्हीकल है, एक सेकंड को, कंपनी सोल्ड मोटर व्हीकल विच एट कॉस्ट, इसका मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर मोटर व्हीकल भी शामिल है। व्हाट, क्या कह रहे हो? मोटर व्हीकल, प्लांट एंड इक्विपमेंट और डिस्पोजल का केस है, इसका मतलब ओपनिंग था। सवाल एक, नहीं यार ये प्लांट एंड इक्विपमेंट और डिस्पोजल अलग है, तो यहाँ आपसे सिर्फ प्लांट एंड इक्विपमेंट का मांगा है, ये नहीं आएगा शहजादों। ओपनिंग की नीड नहीं होगी मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो चीज़ है। मुझसे पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो? तुम कुछ पूछ रहे थे ना? इधर देखो भाई इधर आके बैठो, फोटो फोटो यहाँ बैठो। क्या फायदा हुआ इतनी दलालत का, सबके सामने उठा के यहाँ बिठा दिया। तो सही बैठ गए। अब देखो भाई, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए मेरे पास डिस्पोजल का कोई केस नहीं है, एडिशंस का केस है डिस्पोजल, एडिशन, रिमेनिंग, टोटल। डिस्पोजल नहीं तो मैं खाली यहाँ पर एडिशंस और रिमेनिंग लिख दूंगा। तो यहाँ दोनों की कॉस्ट आ जाएगी। एडिशंस की कॉस्ट कितनी थी? 12785 प्लस 1595, ये कितना होता है? अगर मैं 12785 में ऐड कर लूं 1595 तो ये कितना होगा? 14380। ये हो गई कॉस्ट ऑफ एडिशंस। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं गिवन रेट से, जो है हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए 20%। जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूं जितने महीने ये एसिड बिजनेस में था। तो हमने एडिशंस किस डेट को किए हैं? 1 फरवरी 2017। साल कब खत्म हो रहा है? 30 अप्रैल। तो फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही है ना? 3 महीने सर। 3/12 कर दो, बताओ क्या आंसर आ रहा है? प्लस नहीं किया यार, ये मल्टीप्लाई लिखा है मैंने। ये इसलिए किया है क्योंकि मैंने कल की क्लास में, आप कल नहीं परसों की क्लास के अंदर आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमेशा नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है, कैपिटलाइज करना पड़ता है। ये टर्म सबसे अच्छी है। 719 आ रहा है 3/12 करके, ऐसा ही है। इसके बाद रिमेनिंग एसेट्स कौन से होते हैं? जो ना ही खरीदे और ना ही बेचे दौराने साल। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? ओपनिंग माइनस डिस्पोज्ड। ओपनिंग में एडिशंस तो है नहीं, उसमें से सिर्फ डिस्पोज निकाल दें तो वो रह जाते हैं जो ना ही खरीदे और ना ही बेचे। तो मैं ओपनिंग माइनस डिस्पोज करता, डिस्पोज है नहीं तो बेसिकली ओपनिंग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है मेरी? तो ओपनिंग कॉस्ट है मेरी इसकी 84695। बस मंथ बाय मंथ जो M6M लग रहा है ये B है, मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा तुम्हें। सही बनना है, टीचर पे तो बनना पड़ता है। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 84695। डिस्पोजल है नहीं ना प्लांट एंड इक्विपमेंट। रेट लगेगा? रेट तो लगेगा भाई, सब मेरे साथ हैं। डिस्पोजल नहीं है, रिमेनिंग निकलता है ओपनिंग माइनस डिस्पोजल से। डिस्पोजल नहीं है, सही है ना भाई? 84695 है यार, ये 6 है भाई, तभी तो ये 8 तो बिल्कुल भी नहीं है यार, 8 तो लग ही नहीं रहा। सर पे भरोसा रखो यार। 16939। अच्छा भाई, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास 1765 ये मेरा चार्ज फॉर द ईयर है। कितने लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आया? इसलिए किया है क्योंकि ऊपर वाली है एडिशन जो करी थी, नीचे वाली रिमेनिंग है, उन दोनों की प्लस करके टोटल प्लांट एंड इक्विपमेंट किया। और कोई सवाल शायद दो? किसी का कोई सवाल नहीं है? इतना अच्छा टीचर हूँ, क्या बात कर रहा है यार?
गैर मुनासिब है। देखो अब तुम्हें इसका मुझे पता है मेरी राइटिंग से सारा ऑरा माइनस हो जाता है, तो इसमें गुजारा ये है कि मैं डिक्टेट भी करता हूँ तो आप वो सुनते रहो, साथ साथ पूछते रहो। क्या करें यार, अब तो आपको पता है कि तुम में से अक्सर लोग अगर अकाउंटिंग परसू करते हैं सी ए सी की तरफ ही जाएंगे, बाकी जो एम बी ए में जाएंगे उनको अल्लाह मालिक। जो ए सी ए में जाएंगे आपके तो सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो अब राइटिंग का इतना खास हमारा कोई काम भी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाते हुए लिखना पड़ता है हमें। अपनी पढ़ाई में तो हम सारा काम ही कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं। नहीं बन रहे हैं इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। दुआएं करें, आप दुआ देंगे तो इंशाल्लाह कुछ हो सकता है। अच्छा भाई फिर कह रहा है प्रिपेयर दी मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। अब हम देख सकते हैं कि इसने रिक्वायरमेंट ही ऐसी रखी है जिसमें मुझे ओपनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं मोटर व्हीकल का डिस्पोजल अकाउंट बना लूँ, कैसे बनता है डिस्पोजल अकाउंट, किस तरफ? लेफ्ट साइड पे कॉस्ट, क्रेडिट पे पीएफडी, और बैंक या कैश। ऊपर क्या है, कैश है बैंक है, चेक है तो भाई तो बैंक आएगा। ये कॉस्ट लिखा है, ये पीएफडी लिखा है, वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ऊपर डिस्पोजल लिखा है। पूछ लेना शराज, मुझे अंदाजा है कि ये थोड़ा मामला आउट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा भाई, तो जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 14850, राइट। और वो बेचा कितने का? 8900 का ना। पीएफडी निकाल लेते हैं। पीएफडी के बोल रहे हैं, पीएफडी यहाँ पर निकाल रहे हैं हम। तो ये एसेट खरीदा कब था हमने मोटर व्हीकल? ये हमने खरीदा था 1 अगस्त 2015 को, और बेच दिया हमने 31 दिसंबर 2016। तो कितने अरसे का डेप्रिसिएशन लग रहा है इस पे? एक सेकेंड देखो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 साल 5 महीने, सही है ना? 5 महीने, 1 साल 5 महीने टोटल डेप्रिसिएशन निकलेगा इसमें। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन द सेल ऑफ वाला कहानी नहीं है भाई, मंथ बाय मंथ। हाँ यार मंथ बाय मंथ है, तो मंथ बाय मंथ के अंदर आपने फुल ईयर वाली कहानी नहीं करनी होती। तो मैं इस पे 1 साल 5 महीने का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले 1 साल का निकाल लेते हैं। और इस पे रेट क्या था? 25% आरबीएम, ऐसा ही है। तो 14850, 25% आरबीएम, इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से। जो भी इसका आंसर आएगा अगले साल उसको कॉस्ट से माइनस करें। क्या आंसर आ रहा है ये? जी 37.5। हाँ इसको राउंड ऑफ कर दो। मुझसे पूछ चेता दे, मुझे बताने के पैसे मिलते हैं। जी भाई मुझसे पूछ ले यार, मुझसे पूछ ले, शर्मा क्यों? 3713। अगले साल मैं इसको माइनस करूंगा क्योंकि आरबीएम है, फिर रेट लगेगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/12 से। जरा क्या आंसर आ रहा है? आगे आने दो अपने दोस्त के पास, कैलकुलेटर लाए ना बच्चे। 2784.25। तू एक सेकंड वहां सवाल में सुनता हूँ। 2784.25। जी भाई अब बताओ क्या कह रहे हो? 5 महीने इसलिए लिए हैं क्योंकि टोटल तो नहीं बता दिया तुमने। टोटल 2000 कैसे हो सकता है? ये देखो भाई 5 महीने इसलिए लिए हैं, अगस्त में खरीदी, दिसंबर में बेच दी, सही है। लेकिन अगस्त 2015 में खरीदी थी, तो अगस्त 2016 तक 1 साल, फिर अगस्त से दिसंबर तक रखी 5 महीने। इसने बोला मंथ बाय मंथ बेसिस पे कर, तो मैंने मंथ बाय मंथ बेसिस पे कर लिया। 5 महीने मंथ बाय मंथ बेसिस का मतलब होता है जितना अरसा एसिड बिजनेस में रहा उतनी डेप्रिसिएशन। वो जैसी भी लग रहे हो। अच्छा ये अच्छा सवाल है, देखो ये अच्छा सवाल है सर। जो आपने ये तो तमीज़
की ही नहीं कि 5 महीने कौन से साल में हो सकता, भाई टोटल लग रहे 12 + 5 17, हो सकता है इसमें 9 उस तरफ होते, 8 इस तरफ होते, ऐसा हो सकता है ना। मैंने इस चीज का ख्याल कब करना है, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में मैंने ये इंश्योर करना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर का डेप्रिसिएशन इसमें जाए। जब मैं टोटल डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं तो फिर मेरे लिए ये बात रेलिवेंट नहीं है, बट टोटल 17 महीने का निकाल लूं, एक साथ भी निकाल लूं, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए मैंने इसका ख्याल नहीं किया। तो मुझे जरा बताएं इसका आंसर क्या आएगा इन दोनों को प्लस करके। फोर एट 7 3 4873। एग्जाम में जब भी आप किसी और जगह पर जाके वर्किंग करेंगे तो वहां कहेंगे वर्किंग का रेफरेंस, और जहां आंसर लिखेंगे वहां दिखाएंगे वर्किंग का रेफरेंस। सही है। अब बताओ जरा बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है, डेबिट साइड पे नहीं, क्रेडिट साइड पे आ रही है। लॉस हो गया। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है? बड़ी देर से पूछा सर आपने। वन 1077 क्या सब मुत्तफिक हैं इस जवाब से? क्या ये मैं समझ में आ गया यहाँ तक? बड़ा आसान सवाल था ये, 5 सेकंड में दिया कि उसमें समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं भाई। एक्सप्लेन 2 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स विच आर बीइंग अप्लाइड व्हेन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। कॉलेज में हो आप? प्रूडेंस और मैचिंग दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसी को रिप्रोड्यूस कर देना। मैचिंग की तो मैंने पहली क्लास में लिखवा दी थी, प्रूडेंस की तो उसके कल वाली क्लास में लिखवाई है। मैचिंग क्या है ये? नहीं, वो तो प्रूडेंस है। मैचिंग क्या है? सही सवाल है, बताओ ना। तुम लोग जो क्लास में थे, तुमने क्लास नहीं ली थी ना, अब इसको बताओ भाई को। है नहीं नहीं, उससे पहले वाली क्लास में बताया था भाई, सबको बताया था मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है भाई। ऐसा कोई कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है, शक्ल नहीं। अच्छा आप बोल रहे हैं। क्या बोला आपने, फिर से कहें। बिल्कुल ऐसा ही। देखो, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने सिर्फ उस एक्सपेंस को पीएनएल में लिखना है जिसने इस साल इनकम जनरेट करके दी। अब मेरा तुमसे सवाल है, मैंने एक नॉन करंट एसेट खरीदा, ये 5 साल बेनिफिट देगा मुझे, 5 साल की सेल्स जनरेट करके देगा, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि इसकी कॉस्ट को 5 सालों में एक्सपेंस आउट किया जाए। सही है, ताकि 5 सालों की जब सेल्स में बेनिफिट मिल जाए तो फिर एक्सपेंस भी 5 सालों में आना चाहिए। किसी एक साल की सेल्स पे इतना बर्डन क्यों डालें जब वो खर्चा ज्यादा अरसे हमें बेनिफिट दे रहा है। इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू उससे मैच करने चाहिए। आप ये भी कह सकते थे कि रेवेन्यू, और ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या है, जो फॉर द ईयर होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट्स इतना कोई खास एविडेंस नहीं है, कैश बेसिस नहीं है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है के लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेजिंग एडिशनल प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 30,000। दिस कुड बी फाइनेंस्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग: बैंक लोन, इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। बिजनेस कितने लोग दे? तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा जवाब लिखना चाहिए इसका। कह रहा है बताएं क्या करना चाहिए। बैंक लोन, इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। 5, अच्छा 5 मार्क का थ्योरी का सवाल कैसे आंसर करते हैं? सोर्स से तो फाइनेंस नहीं पढ़ा। यार बच्चे इतना अच्छा पढ़ता है, पीछे क्यों बैठ गया, आगे बैठा कर। अच्छा बात सुनो, बिल्कुल सही कह रहा है कि जब आपसे एग्जामिनर 5 मार्क का सवाल पूछे ना, और वो आपको 2 नजरिए दे और किसी एक नजरिए को सपोर्ट करने का कहे, तो आपने एक पॉइंट पे 2 बातें लिखनी है, दूसरे पॉइंट पे 2 बातें और एक पॉइंट कंक्लूजन का। मार्किंग स्कीम में वो साफ साफ लिख देता है कि अगर एक पॉइंट पे 3 बातें लिख दी, मैं मार्क 2 ही दूंगा। तो 2 कैप लगा हुआ उस पर, मैक्स 2 मिलेंगे एक पॉइंट पे। अब मैं क्या करूं, मैं ये देखूं कि मेरा रुझान किस तरफ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या कहेंगे, कर्ज ले लें या शेयर इशू करें? शेयर इशू करें सर, सूद हराम है। आप चाहे तो ये भी कर ले, नियत अच्छी रखें, इंशाल्लाह पेपर भी निकल जाएगा। देखें, इसमें आपको दोनों के कुछ फायदे और दोनों के कुछ नुकसान है। बैंक लोन क्या है सर? ये टेम्पररी सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये आज तो मिल जाएगा लेकिन फ्यूचर में वापस करना है, ऐसा ही है। लेकिन बैंक लोन के अंदर मेरे प्रॉफिट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, मेरी इक्विटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। शार्क टैंक कितने लोगों ने देखा? शार्क टैंक देखा है ना आप लोगों ने, पता है कि वो इक्विटी को कितना ज्यादा तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। एक दफा आपने किसी की इक्विटी कबूल कर ली, अब जब तक बिजनेस है तब तक आपको उसको प्रॉफिट देना।
तो टेक्निकली वो उसका नुकसान हो जाएगा। सही है। फिर जब आप किसी को ओनरशिप देते हैं तो आपकी पावर डाइल्यूट हो जाती है। अगर आपकी शेयर होल्डिंग लेट से 51% थी, आपने किसी को 2% भी दे दिया तो आपके पास से कंट्रोल गया। अब आपको अपने फैसले करने के लिए किसी एक का सहारा चाहिए होगा, जिसको हम कहते हैं इत्तेहाद, यानी कि यूनिटी। उसके बगैर आप कोई फैसला नहीं कर सकते। तो इक्विटी के अंदर मैं दोनों बातें लिख देता हूं, आप कैसे लिख सकते हो। अच्छा, एक बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्या हम पेपर में बुलेट्स बनाकर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पेपर में आप बुलेट्स बनाकर लिख सकते हैं, डिफरेंसेस यूं करके लिख सकते हैं इधर उधर। इसमें कोई एग्जामिनर को मना नहीं है, वो चेक करेगा आपने जो कंटेंट उसको प्रोड्यूस करके दिया। हाँ हाँ पक्का भाई, 100%। मैंने एक उसमें देखा था, क्या कहते हैं, अब तो नहीं, वो पहले के दौर में यही करता था कि वो चेक करके एग्जाम आप देता था कि मैंने इस बच्चे को ए स्टार दिया, इस बच्चे को ए दिया, इस बच्चे को बी दिया। तो वो एग्जामिनर रिपोर्ट के साथ एक दो पेपर वो लगा के देता था कि देख लो मैं पेपर कैसे चेक करता हूँ। उसमें मैंने ये देखा था कि उसने इसमें ए स्टार वाले बच्चे ने ये काम किया हुआ था कि उसने डिफरेंस जो थे वो आमने सामने किए हुए थे, आंसर्स में बुलेट्स बनाए हुए थे, खुद मार्किंग स्कीम में आपके बुलेट्स बने हुए होते। तो आप बेफिक्र होकर बुलेट्स के अंदर लिखें, कोई मसले की बात नहीं है। अंग्रेजी का पेपर नहीं है, अकाउंटिंग का पेपर है, वो सिर्फ अकाउंटिंग ही टेस्ट करेगा, आपकी पैराग्राफिंग नहीं टेस्ट करेगा। अब देखो तो इसका मतलब आपने कंटेंट गलत लिखा। देखो जिस चीज, अगर वो नंबर काट रहा है ना तो वो उसी चीज के काट रहा है कि जो मैंने मांगा था आपने वो नहीं लिखा। सही है ना, आपने कंटेंट उसको प्रोवाइड करना है। जब आपने एग्जामिनर को कन्विंस कर लिया ना मैं पढ़ के आया हूं, वो खुद ही आपको मार्क्स देगा। उसका मकसद ये है, वो सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता है कि तुमने सिलेबस पूरा पढ़ा है कि नहीं, बस। बहुत ज्यादा वो डिटेल में नहीं घुसता, वो ऊपर ऊपर से चीजें टेस्ट करता है। अगर मैं यहां पर देखूं, पहला पॉइंट बनाऊं, मैं कहूं बैंक लोन इज टेम्पररी सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसका मतलब आज तो पैसा आ गया है, कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा। अगर एक कारोबारी इंसान के एतबार से देखो तो बैंक लोन है ना। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर छोटी बात पे प्लांट खरीदने के लिए इक्विटी दे दो। हाँ, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कर्ज लो और प्लांट से पैसे निकाल के उसको वापस कर दो और उसको फारिग करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ। तो ज़्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक लोन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन। तो बैंक लोन इज टेम्पररी सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन इसका फायदा क्या है? इक्विटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रॉफिट इज नॉट शेयर्ड। कॉम्प्रोमाइज की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? लिखा गया है पहले सर, ये तो बताएं। COMPROMISED यही होती है? अच्छा, नंबर्स यार वो अब है यार, थोड़ा वो ऑरा माइनस हो गया, मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एक्विटी पे। अगर मैं वो कर दूंगा तो मैं कहूँगा परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है यार ये? नौमान की क्लास में कर ले तो ये सब यार, ये गलत बात है ना ये तो यार, डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन को उर्दू में कहेंगे मेरे ख्याल से तफरीक ना। परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अच्छा यार ये सॉरी, मैंने गलती कर दी, पीछे इक्विटी तो लिखने ही भूल गया। है भाई भी साथ आ गया यार, आगे इक्विटी लिख देता हूँ, सही है, बुरा ना माने। ये कहना ये चाह रहा हूँ, ये इक्विटी का पॉइंट है। और नुकसान क्या है इक्विटी का? कि प्रॉफिट्स विल बी शेयर कयामत तक बिजनेस की। क्या रिडीमेबल इक्विटी होती है? ऐसी इक्विटी होती है कि आज पैसे दो प्रॉफिट ले लेना भले, लेकिन कुछ अरसे बाद पैसे वापसी दे दूंगा, फिर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा? पॉसिबल है एज पर आपके एग्रीमेंट। इसको आपके सिलेबस से निकाल दिया 2-3 साल पहले, ये होता था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वो एग्रीड ले ले, अपनी इक्विटी खुद बेच के चले जाए, लेना हो तो एज पर एग्रीमेंट, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब कोई भी एक बात कह दो, हमने दोनों का एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज लिखा है, आप दोनों में से कोई एक बात कह दो कि भाई ये कर लो, तो मैं कहता हूं भाई गो फॉर बैंक लोन, गो फॉर बैंक लोन। किसका? कंक्लूजन दे दिया, 1 मार्क मिल गया, बाकी ऊपर एडवांटेज दो और डिसएडवांटेज दो लिख दिए ना। नहीं भाई 5 मार्क ही मिलेंगे, इतना ज्यादा क्यों लिखूंगा?
5 मार्क मिल गए मुझे। गो फॉर बैंक लोन, बैंक लोन आगे ले देना, बैंक लोन, वो खुद समझ जाए। मजाक नहीं कर रहा भाई। हमें सर नुमान ने हमारे टाइम पे एक बात बताई थी, उन्होंने कहा कि एक इन्वेंट्री टर्नओवर ना, कितने लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर पता है क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर एक रेशियो है जिससे पता चलता है कि आपकी सेल्स में क्या मूवमेंट है। अब वो इंक्रीज हो रहा था, जिसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा सेल्स करी हैं रिलेटिवली। बच्चे ने उसकी कमेंटिंग के अंदर लिखा फास्टर, बस एग्जामिनर ने उसको मार्क दिया कि बात तो सही है फास्टर। एग्जामिनर ने कहा देखो बात तो सही गई है, तो मार्क दिया उसने कि यार, क्योंकि देखो वो चाहता है तुम्हें पास करना, ऐसे समझो, वो चाहता है तुम पास हो, वो कहता है ये नहीं चाहता कि ये पास हो। कि आप उसमें कोई उलट पुलट बात ना लिखो, आप अपने मैसेज को कन्वे करो, गो फॉर बैंक लोन, यस। आप चाहो तो थोड़ा उसको अंग्रेजी में लिख दो, इतना मसला नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा भी लिखोगे मार्क्स मिलेंगे पूरे। अगर यही आंसर तुम लिख के आओगे 5 में से 5 उसके अब्बू को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम लिखी है ना, मार्किंग स्कीम में एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट्स होंगे। और वो कहता है एक्सेप्ट अदर वैलिड पॉइंट्स, थ्योरी के अंदर अमूमन जिन लोगों ने बिजनेस पढ़ी हो तो थ्योरी में वैसे ही चीते होते हैं, अकाउंटिंग की थ्योरी बहुत हल्की फुल्की आती है। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे पास टाइम है ना, बहुत टाइम है सर हमारे पास। कितने मिनट है? देखो आप लोगों ने होमवर्क तो किया नहीं था। ये था ना? अच्छा सिर्फ इसका ये पार्ट करवा दूं? चलो सिर्फ इसका ये पार्ट करवा देता हूँ। कह रहा है स्टेट द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट बिफोर द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इज ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट। ये क्या कह दिया है इसने? क्या आप लोगों को पता है कि ट्रांसफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके से करते हैं? 100% नहीं पता होगा। लेजर्स में आप लोग सेल्स को, सेल्स में अगर मुझे आईएस पे क्लोज करना है तो एंट्री क्या पास होती है? नहीं यार, उल्टा बोल दिया। सेल्स डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सेल्स के अकाउंट को क्लोज कर देंगे, वो क्रेडिट इन नेचर है, क्लोज होगा तो डेबिट हो जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट में इनकम रिकॉर्ड करनी है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आप क्या करते हैं, आप अपने टी अकाउंट्स को एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोज करके अपने उसमें लेकर जाते हैं। अगर तो हम क्लोज नहीं करें तो क्या होगा, बैलेंस उसी अकाउंट में पड़ा हुआ होगा, अगले साल भी वो कंटिन्यू नहीं होगा, उसी साल आपने क्लोज करना है। लेकिन जब तक हम क्लोज नहीं करते तो ये होगा कि बैलेंस उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा। मैं सबको समझाने के लिए यहां लिखता हूं, शहजादे ऊपर देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो अगर आप सेल्स का टी अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें होता ये है कि क्रेडिट साइड पे सारी सेल्स लिखते जाते हैं, सही है। जब ये टोटल हो जाता है ना, यहाँ एक टोटल आ रहा होता है, उसको आप कहते हैं 30। फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने लगती हैं आप कहते हैं सेल्स के अकाउंट को क्लोज कर दो और ये अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में ले जाओ। तो सेल्स की नेचर है क्रेडिट, तो इसको क्लोज करने के लिए 30 यहाँ आता है डेबिट, और आईएस का रेफरेंस आ जाता है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर इनकम स्टेटमेंट का टी अकाउंट हो तो सेल्स यहाँ क्रेडिट पे आ जाती है। ये बेसिकली ट्रांसफर है। इधर देख लो यार, बॉब मार ले, इधर देखो। अब ये मेरे पास क्या आ गया, अब हम समझते हैं कि अगर तो मैं ये ट्रांसफर वाला अमल नहीं करता तो क्या होता, सर ये बैलेंस सेल्स में ही पड़ा रहता, मैं सेल्स को ही क्रेडिट दिखा रहा होता। अब अगर मैं इसकी बात करूं शहजादों, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। अगर मैं बात करूं, जब हम डिस्पोजल की एंट्री बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई जो भी कैश या बैंक आया उसको डेबिट करो, जो पीएफडी हमारे पास क्रेडिट इन नेचर पड़ा हुआ था उसको माइनस कर दिया, उसको डेबिट करो, जो नॉन करेंट एसिड की कॉस्ट थी उसे क्रेडिट करो। अब होगा ये बैलेंसिंग फिगर पे जो अमाउंट आती थी उसको हम आईएस लिखते थे, सही है ना। अगर आईएस क्रेडिट पे आ रहा है तो गेन ऑन डिस्पोजल, डेबिट पे आ रहा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल। अभी हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट, ये दिखाने के लिए कि अभी ये डिस्पोजल अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, आईएस में कन्वर्ट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? पक्का? देखो एमसीक्यूज में अमूमन आता ही बड़ा वन ऑफ क्वेश्चन है कि उसने ये वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर टी अकाउंट से जो होता है, अमूमन वो नहीं करता। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप पेपर के लिए तैयार हो गए तो आपने सारी चीज़ें पढ़ के जानी है, इस आसरे में नहीं बैठना कि क्या आता है क्या नहीं, क्योंकि वो सरप्राइज भी देता है आपको। तो जो भी उसके नंबर हैं वो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंट टू बी डेबिटेड होंगे, अमाउंट नॉट रिक्वायर्ड। अब ये बताओ कि गेन, अच्छा प्रॉफिट और लॉस, तो मैं पहले प्रॉफिट के लिख देता हूं। अच्छा मैं बल्कि ऐसे ही करता हूं, देखो वही वाली एंट्री जो ऊपर है, पीएफडी और नॉन करंट एसेट क्रेडिट होगा,
डिस्पोजल क्रेडिट होगा अगर गेन आए। एग्जैक्टली सही है। डिस्पोजल को करूंगा मैं बजाय इसके कि आईएस को करूं। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, लेकिन डिस्पोजल लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई क्या? हाँ ये देखो, ये भी एक चीज़ है कि जो एग्जामिनर यूजुअली टेस्ट नहीं करता ना, जब वो टेस्ट करेगा तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा रखता है वो, इसलिए कि जो नहीं पढ़ के आया उसका पूरा ही सत्यानाश हो जाए, और जो पढ़ कर आया उसको फिर रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने एक आउट ऑफ मतलब समझ लो मेन स्ट्रीम कुछ पूछ लिया। इसमें नंबर भी कैलकुलेट नहीं करने हैं, अमाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें 6 मिलेंगे आपको, ये एंट्री है इसकी। और क्या कह रहे हो शहजादे? मार्क्स तो कटेंगे, इसका मतलब वो नहीं पढ़ के आया, तो बाकी जगहों पर ले लेगा ना वो, तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ के आया। एग्जामिनर भाई आपने साबित करना है एग्जामिनर को मैं पढ़ के आया, आप कन्विंस कर दो उसको अपने एग्जाम से, वो आपको ग्रेड देगा। नहीं नहीं वैसे नहीं भाई, साबित करना है, भरोसा तो वो किसी भी नहीं करता भाई। चलें भाई, हाँ इकोनॉमिक्स की क्लास जाएं, लें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हें बिठाया शहजादे।